अगर आपने ये वीडियो खोला है तो डेफिनेट सी बात है आप सोच रहे होगे कि मुझे क्लैट पीजी एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को प्रिपेयर कैसे करना है। मैं अगर बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एज अ सब्जेक्ट तो ये सबसे ज्यादा क्रूशियल सब्जेक्ट है। कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बिकॉज लास्ट जो पेपर अभी हुआ उसमें कम से कम 6 से लेकर 7 पैसेज ऐसे थे जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका क्वेश्चन आए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के एज अ सब्जेक्ट ही बात कर लूं तो फिर कोई भी ऐसा टॉपिक हो, स्टेट्यूट हो, कुछ भी हो, अगर उसकी वैलिडिटी चेक हो रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अकाउंट होगा, सीधी सी बात है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर आप देखोगे कट ऑफ इस बार काफी हाई गया है। तो इस बार जो कंपटीशन है बच्चों का उसमें सबको पता है कि कैसा पेपर आता है। इस बार सबको अंदाजा लग चुका है तो आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए इस बार के एग्जाम के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी आपको बुक्स यूज करनी है, किस तरीके से आपको किस टॉपिक को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सब कुछ बताने वाला हूं। एक फुल फ्लेज स्ट्रेटजी कैसे आपको क्लैट पीजी एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं लास्ट ईयर के पेपर के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट पेपर हुआ है। आप देखोगे इसमें कम से कम आपके 4 पैराग्राफ ऐसे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से था, 6 के 6 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर बाकी 3 पैराग्राफ जो है उसमें 2 आपके पैराग्राफ थे जिसमें इन्वायरमेंट लॉ मिला के पूछ लिया और एक में टैक्स लॉ मिला के पूछ लिया। तो यहाँ पे इससे समझ में हमें क्या आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पहली बात तो इंपॉर्टेंट कितना है, और दूसरी चीज जो हमें समझ में आती है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर बेसिक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेयर एक्ट और जो केसेस हैं उनके अंदर जो जो टॉपिक्स कवर करे गए, अगर आपको वो अच्छे से नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे ठीक से क्वेश्चंस को। बिकॉज आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे इंटरप्रेट करें पैराग्राफ को, और फिर आप आंसर यहाँ पे टिक कर पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद कि आपको पढ़ना कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम की करना शुरू कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है, पहले आप ये देखो कि आप या तो 5 साल की एलएलबी आप अपने हो लास्ट ईयर में, या फिर 3 ईयर के लास्ट ईयर में हो, या फिर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप तीन में से एक कंडीशन में हो गए। तो पहले ये तो देखो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्रिपरेशन है कितनी। जाके एक पहली बात तो सिलेबस निकालो, ठीक है, आगे कॉलेज का सिलेबस होगा। या फिर अगर वो भी नहीं करना तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसकी पीडीएफ दे दी है, उसको जाके निकाल के प्रिंट करके उसको अपने सामने रखो। रखने के बाद ये मार्क आउट करो कि कौन कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से आता है, कौन कौन सा टॉपिक में आप लैग करते हो, और उसके हिसाब से फिर सेकंड स्टेप पे आओ जहां पे आपको जितना भी रेलेवेंट मटेरियल है स्टडी का उसको कलेक्ट करना है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए कोई अगर किताब है भगवत गीता, तो वो है जेएन पांडे की। जेएन पांडे की बुक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अच्छा नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। आपके जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं आप उनके वीडियोस हमारे चैनल पे आप जाके देख लेना, सबने इस चीज को रिकमेंड करके रखा हुआ है। अगर आपको जेएन पांडे थोड़ी एग्जॉस्टिव लगती है, थोड़ी बड़ी लगती है, तो फिर आप एक ही जैन पे चले जाना। बस एक काम करना, बुक्स के बीच में स्विच मत करना। बिकॉज एक बुक से पढ़ोगे फिर दूसरी बुक पे आओगे तो कंफ्यूज ही करोगे अपने आप को कि इस बुक में ये लिखा था, उस बुक में वो लिखा था, या फिर कुछ और चीज होगी, वो मत करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई करते हो तो डेफिनेट सी बात है आपको पता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बना के रखे हुए हैं पहले से। जो भी टीचर आपको पसंद है उसका भाई प्लेलिस्ट उठा लो और उसको अपना एक किनारे रख लो, एक डिवाइस के ऊपर किनारे रख लो। और जब पढ़ने बैठना तो उन वीडियोस को रेफर करते हुए जाना। और डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल कि आप किस तरीके से पढ़ते हो, आप वीडियो देख के पढ़ना पसंद करते हो, आप किताब से पढ़ते हो, उस चीज को शुरू करो। उसके बाद जो आपका फोर्थ स्टेप है वो ये है कि आप जो कि आप अपना ये जानते हो कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपको बुक भी मैंने बता दी। आप ये करना शुरू करो कि जो जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बनाओ छोटे छोटे। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 लिखो, आर्टिकल 15 लिखा, उसके नीचे जितने केस लॉज आ रहे हैं 2021 और 2022 के, उनको लिखना शुरू करो कि इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, केवल रेशियो लिखना। बाकी जो मेन केस है उसको अपना अलग एक अपना नोट्स का बंडल बना के रखो, दैट इज डिफरेंट। यहां पर एक अपनी शॉर्ट नोट्स के रखो बिकॉज वो आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और उसके साथ में जो आपके टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते जाओ, और खास करके बेयर एक्ट का ध्यान रखना। बेयर एक्ट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बेयर एक्ट के अंदर ना जो आपका पूरा सेक्शन रहता है उसको ना हो तो हाईलाइट करके मार्क कर लो कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सेक्शन मान लीजिए, माफ करिएगा मैंने बोला सेक्शन यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप नंबर 5, आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। वो करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिंगल की एक 3 वॉल्यूम की एक पूरी बुक आती है, पूरा कंपेंडियम रहता है उसमें जितने भी एग्जाम्स होते हैं लॉ के सारे एमसीक्यूज उसमें दिए रहते हैं, वो बुक आप ले लो।
और उसके अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू है यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, वो सारे के सारे लगा लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। वो बुक अगर आप खत्म कर लेते हो, ये मुझसे लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद जो छठा स्टेप है कि एक बार आपने कमांड कर ली केस लॉज पे, एक बार आपने अपने एमसीक्यूज को अच्छे से सॉल्व कर लिया, आप सिक्स्थ उस पे आओ कि आपको फुल लेंथ मॉक पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। इसके आप संभव लॉ के मॉक पेपर्स में भी कर सकते हो। आर मॉक पेपर्स इतने अच्छे हैं हम लोग के कि हम लोग ने कि जो 90% पेपर था वो पूरा पूरा हमारे मॉक पेपर्स में से आया था। आप एक्यूरेसी का अंदाजा लगा सकते हो। आप चाहो तो वो मॉक पेपर्स ले लो, चाहे कहीं और के ले लो, उन पेपर्स को लगाओ और पेपर्स को लगाने के बाद उनका रिवीजन जरूर करना, बिकॉज रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं अगर बात करूं टाइमलाइन की, तो कम से कम 4 महीने अपनी प्रिपरेशन को देना, तो जाके अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा। और अगर आपको और गाइडेंस चाहिए और आपको थोड़ा सा जर्नी जाननी है, तो जितने भी हम लोगों ने टॉपर्स थे उनके जो इंटरव्यू लिए हैं उनको आप जरूर जाके देखना, उससे आपको इंस्पिरेशन बहुत मिलेगी और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। फिर मैं अगर बात करता हूं कि आप चलो प्रिपेयर तो खुद से कर रहे हो, लेकिन अगर मान लो थोड़ा आपको हेल्प चाहिए मुझसे, तो आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो क्लैट पीजी कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। अब देखो ये जो कोर्स है ना आपका, इसके अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आपके, जो भी किसी केस लॉ के अंदर कवर हुए हैं 2021 या फिर 2022 के अंदर, जितने भी वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं कवर कर सकता हूं, मैं कवर कर रहा हूं केसेस को विद टॉपिक्स। साथ ही में आपको यहाँ पे 70 मॉक पेपर्स मिलेंगे, 3 जो आपके पैटर्न थे साल 2020, 2021 और 2022, तीनों साल के आपको मतलब आपको पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है उनका आपको सीधे सीधे कंपेंडियम पूरा मिल जाएगा कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है। वो हम लोग पूरा नवंबर से लेकर मतलब दिसंबर तक भी हम लोग को कवर करना पड़ा, हम लोग कवर करके आपको देंगे। ये हमारी गारंटी कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन क्लैट पीजी एग्जाम के लिए हम लोग करवाएंगे। तो अगर आपको एनरोल करना है, आप उसके लिए कर सकते हो। अब चलो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर स्टडी करने हैं। अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम लोगों ने तब फाइंड आउट करके निकाला है कि जितने इंपॉर्टेंट केसेस आपके आए हैं 2019, 2020, 2021 और 2022 के अंदर, उनके अंदर जो जो कवर हुआ वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो मैं एक एक करके आपको पूरा बता देता हूँ, आप अकॉर्डिंगली नोट कर लो। इसकी पीडीएफ भी नीचे मैंने दे दी है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना। अब देखो सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रियम्बल से। प्रियम्बल आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट्स में आओगे तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 के अंदर जो आपका पोस्ट फैक्टो प्री फैक्टो जो लॉज है आपका, वो सब कुछ, जितनी आपकी डॉक्ट्रीन्स है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर आर्टिकल 14 से लेके 18 के अंदर राइट टू इक्वालिटी में बात कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिजर्वेशन हो गया, उसको आपको पता होना चाहिए। फिर अफोर्डेड जो आपकी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होती है किसी को सुने जाने की कोर्ट के द्वारा, उसका आपको पता होना चाहिए। जब आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, जितना भी आपका इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का पूरा डॉक्ट्रिन है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो गया, सेवरेबिलिटी हो गया, वेवर हो गया जो आपका 13 में था, उससे रिलेशन क्या है। इसके बाद राइट्स ऑफ आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, कैसे है, कौन से अमेंडमेंट्स आए तो वो देख लीजिएगा। इंदिरा साहनी से जुड़े हुए जितने भी केस लॉज हैं उन सबको देख लीजिएगा, बिकॉज अभी लास्ट जो पेपर हुआ था उस पर रिजर्वेशन पे टॉपिक नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इस बार बहुत अच्छा चांस है कि रिजर्वेशन पे क्वेश्चन आ जाए। फिर जितने भी आपके रीसेंट लैंडमार्क केसेस है जहां भी ऑनरेबल कोर्ट ने कंट्रीब्यूट करा फंडामेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, उसके अंदर ये कोशिश करो जानने की कौन सा सीरीज ऑफ केसेस है, और उन सीरीज को अगर वो किसी पर्टिकुलर ऐसे मान लो इक्वालिटी से, रिजर्वेशन से या फिर डिस्क्रिमिनेशन से, किसी भी चीज से अगर डील करता है, उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में। फिर अगर हम लोग बात करते हैं 19 से लेकर 21 के अंदर, तो यहाँ पर आपका पीसफुल असेंबली हो गया, फॉर्म एसोसिएशन हो गया, रेजिडेंस हो गया, फिर आपका इम्प्लिसिट राइट्स जो होते हैं, जेंडर फ्रीडम हो गया, मतलब जो आपका पूरा का पूरा राइट टू प्रेस हो गया, प्रिवेसी हो गया, कोर्जन और इन्फॉर्मेशन का पूरा राइट हो गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो गया, प्रिंसिपल और लाइसेंस फेयर हो गया। ये सब कुछ आपके आर्टिकल 19 से लेकर 21 के अंदर आपको पढ़ना है। और 21 के अंदर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वो सारे के सारे आते हैं, तो फिर तो बाय डिफॉल्ट 21 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 20 के अंदर वो भी आप देख लीजिएगा, 20 भी आर्टिकल इस बार इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 21 के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं तो इलीगल डिटेंशन वगैरह, और अभी आजकल आपका थोड़ा सा पीएमएलए का काफी ईडी वगैरह के मामले चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जो कि अभी इलेक्शंस बहुत ज्यादा अभी होने वाले हैं और हो भी रहे हैं देश में, तो इलेक्शन लॉ के ऊपर थोड़ा सा अपना थोड़ा सा खास फोकस रखिएगा कि जो भी इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस है, फिर मैं बात करूं एंटी इलेक्शन लॉ की या फिर और जितने प्रोविजंस है उनको थोड़ा कायदे से पढ़ के चलिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपको देख लेना है। फिर आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा आजकल है दबाव, उसको देख लीजिएगा। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, इसकी बेर एक्ट जो आपके लैंडमार्क जजमेंट है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा।
फिर बात करते हैं आर्टिकल 20 से लेके 23 से लेके 30। इसमें केवल आप बैराक देख लो, इसके अंदर आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस राइट टू रिलीजन वाले में थोड़ा-सा स्पेसिफिक ध्यान देना, बिकॉज़ वहाँ पर अभी जो कि केसेज़ अभी इसके हिजाब बैन को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर अभी मामला काफ़ी चल रहा है और ज्ञानवापी मस्जिद वाला भी चल रहा है, तो फिर उसके ऊपर आने का क्वेश्चन चांस है, थोड़ा अच्छे से देख लेना। फिर आर्टिकल 32 और 226 के अंदर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है कोर्ट का। इसके ऊपर बहुत सारा पीआईएल लिटिगेशन, फ्रिवलेस लिटिगेशन, या फिर आपका रिट जुरिडिक्शन, कौन-कौन से रिट्स हैं, क्या ग्राउंड से जुडिशियल रिव्यू के एक्सटेंड क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, इसको कायदे से देख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेट टॉपिक है जिसपे कि कोर्ट बहुत से जजमेंट दे रहा है, इसको अच्छे से कर लेना। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल इसके बाद अगले उसकी, तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज पे अगर मैं आता हूँ, तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर एनवायरमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस, एनवायरमेंटल लॉ का ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसको देख लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो भी आपकी डॉक्ट्रिन्स आती हैं एनवायरमेंट लॉ के अंदर, या फिर जो भी केसेस में कवर किया गया, फिर जो भी आपके कन्वेंशन हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, वो जो जो आपके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सारे आपको पता होने चाहिए। साथ ही में डीपीएसपी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये दोनों टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अगर लोग बात करते हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच के उसके ऊपर, तो यूनियन लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के अंदर जो जो आपके यहाँ पे कानून है, उनको थोड़ा कायदे से देख लीजिएगा। और साथ में ध्यान रखिएगा कि जो कि अभी दिल्ली और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तो टसल हो रही है और बाकी जो चीजें हो रही है, तो उसके अंदर जो एक आपका डिबेट आ जाता है ना यूनियन से सेंटर का, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। फिर प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन जुडिशरी, ये तीन चीजें जो टॉपिक, इन टॉपिक्स को देखना काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, जो कि अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन आने का चांस है, वो आप देख लीजिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या पावर्स है, यूनियन जुडिशरी के अंदर भी। अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट की इन स्पेसिफिक, तो आपके कौन-कौन से जुरिडिक्शन का टाइप होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन आपकी क्या है 142 के अंदर, क्या लॉ डिक्लेयर कर सकती है 141 के अंदर कोर्ट। फिर कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, इसमें आपका दीपक कंसल हो गया, या फिर आपका जो प्रशांत भूषण का केस हो गया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हुए जाइएगा। फिर जो कोलिजियम सिस्टम है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आपका, जो कि अभी सीजीआई में मिलने वाले हैं कई सारे, उनको देखते हुए चलिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जितने भी डिसीजंस हैं जो कि कोर्ट करे गए हैं यहाँ पे इस पूरे टॉपिक के अंदर, उनको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक आपको देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो है अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट कैसे चेक करी जाती है, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो पूरे के पूरे देख लीजिएगा। और खास करके ध्यान रखिएगा जितने भी आपके शेड्यूल्स दिए हुए हैं ना, शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 12 तक, उसका आपको बेसिक आइडिया तो पक्का पक्का होना चाहिए कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। बिकॉज बेराक्ट के अंदर अगर आपको पूरी बेराक्ट नहीं आती, तो फिर आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एविडेंसी प्रोविजंस की जैसे मैंने बात करी, अपार्ट फ्रॉम दैट तीन चीजें और आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स है, जिसमें मैंने पहले बात करी। फिर ट्राइब्यूनल्स, बिकॉज ट्राइब्यूनल्स के अंदर जो कि आपके मद्रास बार एसोसिएशन की कई सीरीज ऑफ केसेस आ चुका है, तो ये टॉपिक काफी आपका इंपॉर्टेंट है। और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसके अंदर थोड़ा सा आप देखते हुए चलिएगा, बिकॉज वो विकास कुमार और जो केस है वो आया हुआ है, थोड़ा सा उसको देखते हुए चलिएगा, वो टॉपिक आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको और कोई ऐसा वीडियो चाहिए जो कि आपको चाहिए किसी केस लॉ के एनालिसिस के लिए, किसी भी उसके लिए, जरूर आप कमेंट में नीचे लिख के बताइए। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।